हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। आज हम संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं, प्रकारवाद, संरचना और संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में और जो भी फैक्ट हैं इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो प्रकारवादी थिंकर्स हैं वो अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रकारवाद का मतलब क्या है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो प्रकार के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। ठीक है, यानी कि समाज में विभिन्न इकाइयाँ हैं, इकाइयों के कार्य होते हैं। ठीक है, उन कार्यों के द्वारा क्या होता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, जैसे धर्म है उसका अलग कार्य है। ठीक है, और स्कूल का अलग कार्य है, परिवार का अलग कार्य है, विवाह का अलग कार्य है। ठीक है, जितनी भी सामाजिक इकाइयाँ हैं जिनसे मिलकर समाज बना है वो क्या है, वो प्रकार है और उसी प्रकार के कारण ही समाज बना है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इकाइयाँ जो योगदान देती हैं, जो कार्य करती हैं, वो क्या है, प्रकार है। प्रथम प्रकारवादी ऑगस्ट काम्टे थे। ऑगस्ट काम्टे ने देखिए सबसे पहले प्रकार की बात की थी। उनके लेखनों में प्रकार झलकता है, लेकिन उन्होंने प्रकार शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। जबकि प्रकार की जो थीम है वो थीम तो दिखती है उनके ऑगस्ट काम्टे के विचारों में। वो यूनिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ को प्रकारात्मक दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने एक शब्द दिया कि ये प्रकार है और इसके बारे में ये चीज़ें हैं। ठीक है, सारी बातें जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने बताई, लेकिन प्रकार सबसे पहले किसी के लेखनों में आया वो है काम्टे। फिर देखिए प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी कौन है, दुर्खीम है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक पर्सपेक्टिव ही बता दिया कि प्रकारवादी पर्सपेक्टिव है। उनकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकारवादी संदर्भ में है। ठीक है, तो प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी दुर्खीम हो गए और प्रथम प्रकारवादी काम्टे। प्रकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, स्पेंसर ने किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकता किसके प्रकारवाद में झलकती है, तो कौन है वो, मर्टन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रकारवाद है मर्टन का, क्योंकि उन्होंने पूरा अलग कर दिया कि ये प्रकार है, ये दुष्प्रकार है, ये अकार्य है और इसके होने से क्या होगा, इसके नहीं होने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरी क्लियर कर दी है, वैज्ञानिकता के आधार पर बताया है। ठीक है, तो मर्टन को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रकारवादी माना जाता है। फिर देखिए संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है। संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है देख लेते हैं। समाज जो है विभिन्न इकाइयों से बना है। देखिए आर्थिक इकाई, राजनीतिक इकाई, सामाजिक इकाई, सांस्कृतिक इकाई। ठीक है, और भी कुछ इकाइयाँ हो गई, जैविक इकाई हो गई। इनके बीच में तालमेल है। हमको आर्थिक इकाई की भी ज़रूरत है, हमको राजनीतिक इकाई की भी ज़रूरत है, हमको सांस्कृतिक की भी ज़रूरत है, हमको और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैविक की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत है, हम किसी एक के द्वारा ही पूर्ण नहीं हो सकते। यदि हमको शिक्षा चाहिए तो हमको खाना भी चाहिए, खाना चाहिए तो हमारा विवाह भी होना चाहिए, विवाह हुआ है हमारा तो हमको और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिए, धर्म चाहिए हमको मानसिक संतुष्टि के लिए। ठीक है, राजनीतिक दल भी होना चाहिए, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इकाइयों से हम सभी इकाइयों से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसी संरचना बनाती है, अदृश्य संरचना, एक ऐसा आरेख बनाता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि ये संबंधों का आरेख होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, संबंधों का आरेख है, वो हमको दिखाई नहीं देगा, पारस्परिकता है। यदि एक भाग में कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरे भाग में भी हो जाएगा, दूसरे भाग में प्रॉब्लम होगी तीसरे भाग में हो जाएगा। इसका उदाहरण देखें तो अभी जो कोरोना आया हुआ है, ये हमारा जैविक प्रॉब्लम है, हमारी मृत्यु हो सकती है इससे। ठीक है, हमारा फिजिकल समझ लीजिए, लेकिन इससे क्या है, पूरा सिस्टम प्रभावित है। राजनीतिक सिस्टम प्रभावित है, आर्थिक सिस्टम प्रभावित है, सांस्कृतिक, धार्मिक, हम त्यौहार भी नहीं मना रहे हैं, धार्मिक सिस्टम भी प्रभावित है। यानी कि सारी की सारी इकाइयाँ जो हैं वो इससे प्रभावित है। तो यही सबसे बड़ा संरचनात्मक प्रकारवाद का उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अभी जो हमारे सामने है, कि संरचना में जो एक इकाई होती है, यदि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो सारी की सारी उससे जुड़ी हुई इकाइयाँ, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड में हो, सारी की सारी इकाइयाँ उससे प्रभावित होंगी और उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यही संरचनात्मक प्रकारवाद है। जब संरचना के अंतर्गत, पहले तो मैंने ये संरचना बना दी, ये संरचना है। ठीक है,
और इसके अंदर जो इकाइयाँ प्रकार्य कर रही हैं एक दूसरे से जुड़ी रहकर, वो क्या है, वो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। ठीक है। अब संरचनात्मक प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद में क्या अंतर है, प्रकार्य और संरचनात्मक प्रकार्य में, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जो इकाई अपने स्थान पर रहकर कार्य करती है, जैसे धर्म है, मंदिर है, चर्च है, ठीक है, धर्म के अंतर्गत आ रहा है। हम मंदिर में गए, पूजा किए, तो वो क्या हो गया, वो संरचनात्मक प्रकार्यवाद हो गया। लेकिन हम घर में रहकर मेडिटेशन कर लिए, हम मंदिर नहीं गए, हमने संरचना की निर्णायक इकाई का उपयोग नहीं किया, तो हम क्या हो गए, हम प्रकार्यवादी हो गए। ठीक है। तो यही चीज़ है कि संरचनात्मक प्रकारवाद में संरचना के अंतर्गत प्रकार की बात की जाती है। संरचना के अंदर जो इकाई है, वो इकाई क्या प्रकार कर रही है और उससे समाज की क्या आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। ठीक है, वो संरचनात्मक प्रकारवाद है। फिर देखिए, संरचनात्मक प्रकारवादी थिंकर्स को दो खेमों में बांटा गया है। कौन कौन से खेमे हैं वो, पहला है मानव शास्त्री खेमा, दूसरा है समाजशास्त्री खेमा। मानव शास्त्री में कौन है, मेलिनोवस्की सबसे पहले, फिर ब्राउन है, नैडल है, फिर लेवी स्ट्रास, ये चार हैं। और अक्सर इनके बारे में पूछता भी है कि इनके जन्मतिथि के आधार पर इनके सीक्वेंस को बताइए, तो इनके जन्मतिथि के आधार पर इनके सीक्वेंस को देख लीजिएगा आप। ठीक है। फिर है समाजशास्त्री में कौन है, स्पेंसर हैं, पार्सन्स हैं, मर्टन है, दुर्खीम है। ये जो है इनके संरचनात्मक प्रकारवादी विचार हैं। जब मैं थिंकर्स के एक करके वीडियो लाऊंगी, ठीक है, आज से ही शुरू कर देती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि ये सारे थिंकर्स उसमें आ जाएंगे, इनके संरचनात्मक प्रकारवादी विचार आ जाएंगे। ठीक है। अब कुछ फैक्ट हैं संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकारवादी उपागम किसने दिया, स्पेंसर, यानी प्रकारवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। प्रथम व्यवस्थित संरचनात्मक प्रकारवादी कौन है, मेलिनोवस्की हैं। सबसे पहले मानव शास्त्री खेमे में व्यवस्थित संरचनात्मक प्रकारवाद दिया किसने, मेलिनोवस्की ने। प्रकारवाद की मानव शास्त्रीय व्याख्या मेलिनोवस्की एवं ब्राउन ने की है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। मेलिनोवस्की स्पेंसर से प्रभावित है तथा ब्राउन जो है दुर्खीम और स्पेंसर दोनों से प्रभावित है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है। मर्टन जो है सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रकारवादी है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे ज़्यादा प्रकार के आयामों की बात किसने की, मर्टन ने की। ठीक है। फिर है संरचना के बारे में कुछ जान लेते हैं कि संरचना का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम केवल संरचना की बात करते हैं, इकाई कैसे समाज बनाता है, यानी छोटी छोटी इकाइयां हैं, वो मिलकर क्या है, जुड़ी हुई हैं आपस में, और जब जुड़ी हुई हैं तो क्या है, एक अदृश्य आरेख बनाती हैं। वो अदृश्य आरेख क्या है, वो संरचना है। ठीक है। संरचना स्थिरता का बोध कराता है, यानी इकाइयां हैं केवल और वो जुड़ी हुई हैं। जब इसकी बात करेंगे तो वो क्या है, वो संरचना है। और जब हम इनके प्रकार की बात करेंगे तो क्या होगा, वो संरचनात्मक प्रकारवाद। जब वो संरचना में रहकर प्रकार करती है तो वो संरचनात्मक प्रकारवाद है। और जब वो संरचना के बाहर रहकर भी, यानी केवल प्रकार पर फोकस होता है, इकाई के द्वारा प्रकार हो, इस पर कोई जोर नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, वो प्रकार हो गया। ठीक है। तो अब आप जान गए होंगे कि संरचना, संरचनात्मक प्रकार और प्रकार तीनों में क्या अंतर है। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने प्रकार की संरचना की परिभाषा दी है, तो क्या क्या है देख लेते हैं। ब्राउन ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में लिखा है कि विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार उसके द्वारा किया जाने वाला वह योगदान है जिसे वह सामाजिक वातावरण की क्रियाशीलता को बनाए रखने में प्रदान करता है। तो प्रकार को इन्होंने क्या कहा, ये देख लेते हैं। देखिए, संरचनात्मक प्रकारवाद, प्रकार और संरचना तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी परिभाषा को जब आपस में जोड़कर हम देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये परिभाषा हुबहू ऐसे ही पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। दुर्खीम ने देखिए प्रकार के बारे में क्या बताया। दुर्खीम ने बोला कि किसी सामाजिक तथ्य का प्रकार है उसकी वह भूमिका है जिसके द्वारा संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, उन्होंने तथ्यों की बात की और जैसे ही तथ्य आते हैं तो आप समझ जाइए कि दुर्खीम है। मर्टन ने क्या कहा, वे निरीक्षित परिणाम, यानी उन्होंने वैज्ञानिकता की बात की है। देखिए, निरीक्षित परिणाम जो किसी सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, वो प्रकार है। ठीक है। फिर है प्रकारात्मक एकता की बात दुर्खीम और मर्टन ने की है। ये एक फैक्ट है, प्रकारात्मक एकता, क्योंकि मर्टन ने बोला है ना कि यदि इकाई समाज के बने रहने में योगदान देती है तो वो प्रकार है, यदि वो योगदान नहीं देती है तो वो दुष्प्रकार है। ठीक है, अकार्य है। और यदि वो व्यवस्था को बिगाड़ती है तो वो क्या हो गया, वो दुष्प्रकार हो गया। तो उन्होंने क्या पूरा इसको क्लियर किया हुआ है दुर्खीम और मर्टन ने, इसलिए इनको
कहा जाता है कि इन्होंने प्रकारात्मक एकता को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। फिर देखिए जॉनसन ने क्या कहा है, किसी भी आंशिक संरचना या उपसमूह, सामाजिक आदर्श, नियम अथवा सांस्कृतिक मूल्य की कोई क्रिया प्रकार्य तब कहलाती है जब वो किसी दूसरे सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इनका देखिए संरचना, उपसंरचना, आदर्श, नियम, ये मतलब कुछ कीवर्ड होते हैं किसी भी परिभाषा में। उस कीवर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो परिभाषा आपकी अच्छी होगी, ठीक है, याद हो जाएगी। समाजशास्त्री प्रकारवाद का प्रारंभ किसने किया? स्पेंसर ने किया। फिर देखिए संरचनात्मक प्रकारवाद की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? प्रत्येक इकाई का पूर्व निरीक्षित स्थान एवं कार्य होता है। इकाई उस कार्य को करती है तो ही सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं इनसे मिलकर संरचना जो है बनी है, ठीक है। ये इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, अपने स्थान पर रहकर वो कार्य कर रही है और वो कार्य करके इस सभी को प्रभावित कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कार्य कर रही है तो केवल अपना ही कार्य कर रही है, वो अपने कार्य के द्वारा दूसरों को प्रभावित भी कर रही है, दूसरे इकाइयों को प्रभावित कर रही है। तो आपस में पारस्परिकता है, जुड़ी हुई हैं वो एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या इकाई अपने स्थान पर रहकर प्रकार कर रही है तो ही संरचनात्मक प्रकारवाद है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन संरचनात्मक प्रकारवाद का, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। देखिए जो कार्य हम सामाजिक संरचना की इकाइयों के द्वारा करते हैं, जैसे मंदिर में गए, पूजा किए, विवाह द्वारा यौन आवश्यकताओं की पूर्ति किए या फिर कुछ और किए, ठीक है, इस ढंग से राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तो इसको क्या है, सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, ठीक है। और हम ऐसे ही कोई कार्य कर देंगे तो उसको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन जब हम इकाई के माध्यम से कार्य करेंगे तो वो क्या है, वो सामाजिक स्वीकृति मिली है। इकाई के कार्य करने के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी इकाई हो यदि अपना कार्य कर रही है, चाहे धार्मिक इकाई हो, राजनीतिक इकाई हो, सांस्कृतिक इकाई हो, आर्थिक इकाई हो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। आर्थिक इकाई का कार्य है अर्निंग करना, ठीक है, और आजीविका के साधन इकट्ठा करना। राजनीतिक इकाई का कार्य है प्रतिनिधित्व के लिए तैयार होना, ठीक है, लोगों को तैयार करना, प्रतिनिधित्व का पूरा एक जाल बुनना, ठीक है। कल्चरल का है कि हमको मानसिक संतुष्टि देना, लोगों को खुश रखना, ये सारी चीज़ें कल्चरल का काम है। सामाजिक का कार्य है लोग समाज से जुड़े रहें, समाज में एकता बनी रहे, ठीक है। सभी की सभी इकाइयों का कुछ न कुछ कार्य होता है और उसी उद्देश्य से वो इकाई कार्य करती है। इकाइयों के कार्यों में परस्पर संबद्धता होती है, ठीक है। मैंने इसको बताया था आपको कि एक इकाई दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे अभी कोरोना आया है तो उसने फिजिकल को प्रभावित किया, उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी की सभी चीज़ें जो है प्रभावित है उससे, ठीक है। तो मैंने पूरा बताया था उसको। इकाइयों के कार्यों में विविधता पाई जाती है। इकाई के जो कार्य है वो विविध प्रकार के होते हैं। सारी इकाइयाँ एक ही कार्य नहीं करती, अलग अलग इकाई अलग अलग कार्य करती हैं। और इकाइयों में भी उप संरचना होती है, ठीक है, उसमें भी ढेर सारी इकाइयाँ होती हैं, वो भी अलग अलग कार्य करती हैं। इकाइयों के कार्य में बदलाव लाने पर सामाजिक संरचना में भी बदलाव आता है। जब इकाइयों के कार्यों में बदलाव आता है तो सामाजिक संरचना में भी बदलाव आ रहा है, ठीक है। कैसे आएगा? जैसे पहले क्या था कि जब शादियों में जो संगीत बजता था वो बहुत ही अलग प्रकार का संगीत होता था, लेकिन अब जो है उस इकाई ने कार्य थोड़ा सा चेंज किया, अनुकूलनशील कार्य हो गया। अब डीजे वगैरह बजता है तो धीरे धीरे सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद विवाह के और भी चीज़ें जो हैं वो भी परिवर्तित हो गई हैं। अब तो दुल्हन जो है नाचते हुए जाती है वरमाला लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले नहीं थी। पहले दुल्हन बहुत शर्माती थी, वो उसको उठा के कोई ले जाता था पकड़ के, फिर बैठाता था। तो क्या हुआ, एक चीज़ में परिवर्तन हुआ तो सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। तब एक इकाई का कार्य जब परिवर्तित होगा, क्योंकि सारी इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं, परस्पर उनमें आरेख है, संबंध है, और जब एक इकाई में परिवर्तन होगा तो दूसरी इकाई में भी परिवर्तन होना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। तो संरचनात्मक प्रकारवाद, प्रकार संरचना, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी। इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ फैक्ट भी हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे थिंकर्स जो हैं जिन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में विचार दिया है उनको हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अच्छे से उसको हम सरल भाषा में समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको और भी मिलते रहें। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।